हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल अचीवर साइंस जोन क्लासेस तेतरी बाजार सिद्धार्थ का। और मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मैं आपके सामने लाया हूं एक नया वीडियो 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और मैं आज फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है भौतिक जगत, उसके कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ। और आगे भी जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग लगातार वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। तो आज का वीडियो है फिजिक्स वर्ल्ड, अर्थात भौतिक जगत। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग पहले भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसका कार्य क्षेत्र क्या क्या है, उसके कार्य क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, और प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल कितने होते हैं, उन सभी बलों के बारे में, उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, तथा प्रकृति में पाए जाने वाले सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। जिसमें से मैं कुछ टॉपिक आज आपके सामने लेकर आया हूँ, शेष टॉपिक अगले वीडियो में मिलेंगे। तो चलते हैं, पहले हम लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम लोग द्रव्य के बारे में, द्रव्य यानी पदार्थों के बारे में और उनकी ऊर्जाओं के बारे में, स्वरूपों के बारे में अध्ययन करते हैं, तथा साथ साथ द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान में द्रव्य, ऊर्जा, उनके स्वरूप, उनके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यमान द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हो। और इसके लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया है जिसे हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं, और जिसको लिखते कैसे हैं, E=mc², जहां E ऊर्जा है, m उस द्रव्य पिंड का द्रव्यमान है, और c प्रकाश की चाल होती है। और इस फॉर्मूले द्वारा किसी भी द्रव्य को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि हर स्थान पर द्रव्य पाया जाता है। हर पिंड को हम लोग द्रव्य कह सकते हैं। अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर, अन्य ग्रहों पर, तो सभी स्थानों पर द्रव्य पाए जाते हैं। इसलिए भौतिक विज्ञान का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। लेकिन द्रव्य कुछ ऐसे होते हैं जो हमको दिखाई पड़ते हैं, परंतु कुछ ऐसे द्रव्य भी होते हैं जिनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है और हमको दिखाई नहीं पड़ते। तो इस आधार पर कौन से द्रव्य दिखाई पड़ते हैं और कौन से द्रव्य दिखाई नहीं पड़ते हैं, इस आधार पर पूरे भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला है स्थूल प्रभाव क्षेत्र और दूसरा है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। स्थूल का मतलब जिसकी आकृति बड़ी हो, सूक्ष्म का मतलब जो बहुत ही छोटा हो। तो स्थूल प्रभाव क्षेत्र में ये फिजिक्स का वो क्षेत्र है, भौतिक विज्ञान का वो क्षेत्र है जिसमें हम लोग बड़े बड़े पिंडों, उनकी ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें प्रयोगशाला के अंदर जितनी खगोल विज्ञान की सारी घटनाओं को सम्मिलित करते हैं। और सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंदर परमाणुओं, अणुओं और नाभिकीय परिघटनाओं और उनके ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दो भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक होने के कारण इसे दो भागों में बांट दिया गया, स्थूल प्रभाव क्षेत्र और सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। स्थूल प्रभाव क्षेत्र में प्रयोगशालाओं, पार्थिव चीज़ों, घटनाओं और खगोलीय घटनाओं आदि का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में उन द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है जो दिखाई नहीं पड़ते, जैसे परमाणु, अणु, नाभिक, उनकी घटनाएं, उनकी ऊर्जा आदि का अध्ययन करते हैं। प्रकृति में कुल 4 प्रकार के बल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बल के बारे में देखते हैं। सभी लोग जानते हैं कि बल एक बाह्य कारक है, एक धक्का है, खिंचाव है, जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन या उसके आकार में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। और बहुत सारे बलों का नाम आप जानते होंगे, लेकिन प्रकृति में केवल 4 मूल बल पाए जाते हैं, जिसे हम लोग मूल भौतिकी बल कहते हैं।
तो मूल भौतिक बल क्या है? जिनसे सभी बलों की उत्पत्ति हुई हो, ऐसे बलों को हम मूल भौतिक बल कहते हैं। और ये प्रकृति में केवल 4 ही हैं। तो प्रकृति में केवल 4 मूल बल, सारी यहाँ फल लिखा हुआ है, फल नहीं है ये बल है, 4 मूल बल पाए जाते हैं। और उन 4 मूल बलों में सबसे पहला बल है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का मूलभूत भौतिकीय बल है। ये बल 2 पिंडों के बीच कार्य करता है। किस रीजन के कारण कार्य करता है? तो उनके द्रव्यमान के कारण कार्य करता है। आई मीन अगर पिंडों में द्रव्यमान ना हो तो ये बल कार्य नहीं करेगा, और अगर पिंडों में द्रव्यमान है तो ये बल कार्य करेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है, जिसमें प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर बल आरोपित करता है। आई मीन कोई एक पिंड दूसरे पिंड द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने के लिए कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच कितना बल लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन सभी कैलकुलेशन करने के लिए एक महान वैज्ञानिक, इनका नाम न्यूटन था, उन्होंने एक नियम दिया, और उस नियम को लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। और वो नियम क्या है? तो नियम कुछ इस तरह से है कि न्यूटन के अनुसार किन्हीं 2 पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बल, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर मैं कहूं कि एक पिंड जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरे का m2 है और बीच की डिस्टेंस r है, तो F प्रोपोर्शनल m1 m2, आई मीन दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और दूसरा है F प्रोपोर्शनल 1/r², यानी F इनवर्स प्रोपोर्शनल r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर मैं दोनों फार्मूलों, दोनों इक्वेशंस को मिक्स करूं तो कुछ इस तरह फार्मूला प्राप्त होगा, F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। और इस प्रोपोर्शन को उठाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और कांस्टेंट है कैपिटल G, जहां G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हो गया G m1 m2/r², और ये है कि 2 पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। G एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसका मतलब इसका मान हर जगह ब्रह्मांड में सभी जगह पर समान होता है, और इसकी वैल्यू 6.67 गुणे 10⁻⁻11 होती है, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल में बहुत सारी क्वालिटियां हैं, तो हम लोग जानेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटियां हैं। पहली क्वालिटी, अभी मैंने बताया कि मूलभूत 4 बल पाए जाते हैं। 4 बलों में से एक बल गुरुत्वाकर्षण बल भी है। उन 4 बल में सबसे क्षीण बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहले क्वालिटी क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में सबसे दुर्बल बल है। मतलब ये जल्दी महसूस नहीं होता, लेकिन वस्तुओं का द्रव्यमान अगर अधिक हो जाता है तो यह बल प्रभावी हो जाता है। जैसे अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हैं तो उनके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत क्षीण लगता है और दोनों को इस बल का अनुभव नहीं होता। लेकिन पृथ्वी और हमारे बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका अनुभव हमको होता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत ज़्यादा है और आकार बड़ा होने से यह बल प्रभावी हो जाता है, और पृथ्वी इसी कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। दूसरी क्वालिटी है, इसका नेचर आकर्षण होता है,
बलों के दो नेचर होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो इसमें से गुरुत्वाकर्षण बल के पास कौन सा नेचर होता है? कुछ बल ऐसे होते हैं जिसके पास दोनों नेचर होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो रिपल्सन होता है। तो इसका नेचर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये कभी रिपल्सन नहीं होता। इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित ही करता है। तीसरी क्वालिटी है, यह बल सभी दूरियों के लिए कार्य करता है। मतलब चाहे दूरी छोटी हो चाहे दूरी बड़ी हो, सबके लिए कार्य करेगा। आई मीन अगर कोई पिंड परमाणुओं के बीच जितनी दूरी होती है 10⁻12 से 15 तक, उतनी दूर तक अगर कोई पिंड है तब भी ये बल कार्य करेगा। और खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी है, यानी ग्रहों तारों के बीच की दूरी होती है, उतनी दूरी पर भी ये बल काम करता है। अगला पॉइंट है, यह कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अगर दो पिंड हैं, दोनों निर्वात में रखे गए, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, तो दोनों के बीच अगर F बल लग रहा हो निर्वात में, और इन्हीं दोनों के पिंडों के बीच में जो निर्वात में रखेंगे, अगर इनको किसी माध्यम में रख दिया जाए या इनके बीच में कोई माध्यम रख दिया जाए, तब भी दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल का मान F ही होगा। यानी पिंडों के बीच माध्यम रख देने पर बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला पॉइंट है, यह केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। अब सवाल उठता है सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं? अगर दो पिंड कोई हैं जिनके बीच कोई बल लगा हो, अगर वो बल उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता हो, चाहे इधर लगे चाहे इधर लगे, उसी रेखा के अनुदिश, तो ऐसे बलों को केंद्रीय बल कहते हैं। तो ये केंद्रीय बल क्यों है? क्योंकि ये कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो वही पूछ सकता है कि दो पिंड हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा कहाँ होगी, किस दिशा में कार्य करेगा? तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करेगा, क्योंकि ये केंद्रीय बल है। अगला पॉइंट है, यह एक संरक्षी बल है। इस टॉपिक को समझते हैं। बलों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। और ये दोनों डिवाइडेशन बल द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। कार्य पर, अगर बल द्वारा किया गया कार्य, किसी पिंड पर हम बल लगा कोई कार्य करते हैं, अगर वो कार्य उसके पथ की लंबाई पर निर्भर करता है तो ऐसे बल को असंरक्षी बल कहते हैं। और अगर बल द्वारा किया गया कार्य पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता तो उसे संरक्षी बल कहते हैं। अर्थात गुरुत्वाकर्षण अगर एक संरक्षी बल है तो इसके द्वारा किया गया कार्य पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्थिर पिंड m1 है, दूसरा पिंड m2 है, उसे दो अलग अलग रास्तों से लाकर m1 के समीप निश्चित दूरी पर रख दिया गया। ये m1 है और ये m2 है। इसको एक बार इस रास्ते से लाया गया यहाँ तक और एक बार इस रास्ते से घुमा कर लाया गया है। तो इसमें से ये पथ छोटा है और ये वाला पथ बड़ा है, लेकिन m2 को m1 के पास लाने में किया गया कार्य दोनों कंडीशन में सेम होगा। आई मीन चाहे पथ छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये पथ की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। इसी कारण इसे हम लोग संरक्षी बल कहते हैं। अगला, गुरुत्वाकर्षण बल एक अन्योन बल है। अन्योन में दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है, और ये दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है, इसलिए इस पर तीसरे पिंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात अगर दो पिंड हैं जिनके बीच लगने वाला बल F है, कोई तीसरा पिंड उनके पास या उनके बीच में रख दिया जाए, तब भी दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल F ही होगा। अगला पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण बल में प्रत्येक कण एक दूसरे पर समान बल आरोपित करते हैं। मतलब अगर एक पिंड m1 एक पिंड m2 है, m1 m2 पर अगर F बल आरोपित करता है तो m2 भी m1 पर F बल आरोपित करेगा। यानी दोनों पिंड, तुम लोग कह सकते हैं जितने बल से पृथ्वी हम वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उतने ही बल से हम पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचते हैं। लेकिन चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ा है इसलिए ऊपर नहीं आती, और हम लोग बहुत छोटे हैं तो हम लोग आसानी से खींच जाते हैं।
अगला पॉइंट है, पिंडों के बीच की दूरी कम होने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। ये कैसे? तो हम लोगों ने न्यूटन का नियम पढ़ा है, एफ इनवर्स प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक राशि की वैल्यू घटेगी तो दूसरी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर पिंडों के बीच की दूरी घटेगी तो बल का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे पिंड एक दूसरे के समीप आएंगे उनके बीच की दूरी कम होगी, दूरी कम होने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। तो ये था आपका वीडियो आज तक का, और जाहिर सी बात आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।